नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे हिटलर की विदेश नीति के बारे में। हमने इससे पहले एक जो लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकंड लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर में आप पूरी हिटलर की विदेश नीति समझ पाओगे और किस प्रकार जो दुनिया है वो विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंच गई थी, वो भी आप इस लेक्चर में समझ जाओगे कि आखिर क्या वजह रही कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। देखो, पोलैंड के साथ अनाक्रमण जो समझौता है वो हिटलर के द्वारा किया जाता है। अब पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता क्यों हिटलर के द्वारा किया गया था? क्योंकि हिटलर एक साथ कई राष्ट्रों के साथ विवाद नहीं चाहता था। इसलिए उसे लगता था कि अगर ये राष्ट्र किसी मामले में दखल अंदाजी कर सकता है तो उस राष्ट्र के साथ हिटलर क्या करता, कुछ समय के लिए समझौता कर लेता था। उनको वो मानता नहीं था, ठीक है। आदर्श और जो नियम थे उनको हिटलर नहीं मानता था, अपने फायदे के अनुसार उनका क्या करता, अनुसरण करता था। अब देखो, वर्साई की संधि के द्वारा पोलैंड को जर्मनी के बहुत से क्षेत्र जो थे वो दे दिए गए थे, जिनमें डेंजिंग बंदरगाह जो था वो सालेसिया, पोशेन आदि क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। तो स्वाभाविक है जर्मनी की जनता में पोलैंड के प्रति नफरत थी। समझ में आ रहा हो? जो कोई आपकी जो जमीन होती है ना उसको कब्जा कर लेता है, तो भले ही वो आपका कितना ही पास का मित्र हो, चाहे वो भले ही आपके साथ कितने ही दिन रहे, लेकिन आपके अंदर ये बात रहती है कि जब हम मुसीबत में थे तो इस आदमी ने हमारी जमीन जो है वो हमसे छीन ली थी। तो इसीलिए हिटलर के मन में कहीं ना कहीं ये था कि पोलैंड को सबक सिखाना है। तो बिल्कुल डेंजिंग बंदरगाह, सालिसिया, पोशेन आदि जो क्षेत्र थे उन पर पोलैंड का कब्जा था। तो हिटलर का सत्तारूढ़ होना पोल राजनीतिज्ञों को विशेष सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि हिटलर राजनीतिक के तौर पर कई बार कह चुका था कि वो हर हाल में जो खोए हुए प्रांत है ना उनको क्या करेगा, हर हाल में प्राप्त करेगा। अब देखो, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि राष्ट्रीय संघ से क्या कर लिया था, स्वयं को अलग कर लिया था। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, 26 जनवरी 1934 को पोलैंड के साथ 10 वर्ष के लिए संधि की, अनाक्रमण संधि। यानी कि हिटलर ने यह कहा कि देखो भाई, हम एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कुछ और था। इसका उद्देश्य यह था कि फ्रांस को निर्बल बनाया जा सके, यानी कि फ्रांस और पोलैंड जो है वो कभी एक पाले में ना खड़े हो पाए। इसलिए उसने पोलैंड के साथ ये समझौता किया। अब पोलैंड ये सोच रहा था कि चलो इसके साथ समझौता कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमें हमारे हित देखने हैं ना, हमें फ्रांस के हित थोड़ी देखने हैं। क्या पता ये कल हम पे आक्रमण कर दे, तो 10 साल तक तो कम से कम सुरक्षा का वादा रहेगा कि हम पे आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इससे यह मालूम चलता है कि इस संधि के द्वारा हिटलर ने क्या किया, पोलैंड और फ्रांस को अलग कर दिया, क्योंकि पोलैंड और फ्रांस ने एक दूसरे को वादा दे रखा था कि हम दोनों में से किसी के ऊपर भी आक्रमण होगा तो हम दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अब पोलैंड ने हिटलर से हाथ मिला लिया तो उनका जो रक्षा बंधन था वो क्या किया, टूट गया, ठीक है। अब जो हिटलर है वो अपनी नीति में धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा बहुत सफल जो है वो हो गया। अब उसका जो हिटलर का जो प्रबल शत्रु था पोलैंड, उसको मित्र बनाने में सफल रहा। देखो, जियो पॉलिटिक्स जो होती है, राजनीति होती है, उसमें हमेशा हित जो होते हैं वो टिके होते हैं लाभ पर, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में ना कोई किसका दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। वहां पे जो हित होते हैं ना, वो हित हमेशा लाभ पर आधारित होते हैं, कि जो लाभ है ना वो देखा जाता है। आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, रूस हमारा सच्चा दोस्त है, ये देश हमारा सच्चा दोस्त है। लेकिन असल में जो चीजें होती हैं वो होती हैं लाभ पर आधारित। जिस राष्ट्र के साथ हमारे अधिक लाभ होते हैं वही उस राष्ट्र का सच्चा मित्र होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो हिटलर ने क्या किया, अब दोनों राष्ट्रों के बीच में क्या किया, संतुलन बना दिया, और इससे फ्रांस को क्या किया, दूर कर दिया, अलग कर दिया। और कहीं ना कहीं जो रूस था वो भी जर्मनी से कुछ हद तक चिढ़ा हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने उसके साम्यवाद के प्रचार को क्या किया था, रोक लगा दिया था। इसीलिए उसने क्या किया, संतुलन बनाने का प्रयास किया कि दोनों राष्ट्रों में संतुलन बन जाए, एक साथ जावा राष्ट्र जो है वो मेरे शत्रु ना बन जाए। तो इसलिए एक पोलैंड के साथ समझौता करके वो क्या करता है, चिंता से मुक्त हो जाता है कि कम से कम अब तो ये आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया को हड़पने की नीति, जो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है, तो आपको
जब हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं तो उसमें ऑस्ट्रिया का याद रखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया को हड़पने का प्रयास जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? जर्मन के द्वारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे ना, उनके आसपास बहुत सारी जो जर्मन जनता है वो रहा करती थी, और हिटलर चाहता था कि इसको क्या है, जर्मनी साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाए, क्योंकि हिटलर का खुद का जन्म भी कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। तो इसीलिए हिटलर ने कई बार इस चीज का प्रयास किया कि ऑस्ट्रेलिया के शासन प्रशासन की सत्ता को पलट के यहाँ पे अपनी मनपसंद जो सत्ता है उसको क्या किया, बैठा दिया जाए, और उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया जाए। और बिल्कुल हिटलर के द्वारा ऐसा ही किया गया, वहां के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देके, और इटली का जो शासक था उस समय का मुसोलिनी, उसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया को क्या किया, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए 1935 में मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा क्या किया जाता है, समझौता कर लिया जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कब्जा किया जाएगा तो मुसोलिनी उस स्थिति में हिटलर का समर्थन करेगा। अच्छा, आप लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि यहाँ पे मुसोलिनी का क्या रोल है? देखो, मुसोलिनी जो था वो इटली का शासक था, समझ में आई बात तुम लोगों को? मतलब इटली का नेतृत्व कर रहा था उस समय। तो एक समय पर ऑस्ट्रिया ने इटली के ऊपर कब्जा कर रखा था, तो मुसोलिनी ने कहा कि बेटा हम तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या किया था, उसने कहा था कि जब तुम पे आक्रमण करेगा जर्मनी, उस समय हम आराम से देखेंगे दूर से बैठ के, कुछ मदद नहीं करेंगे तुम्हारी। तो बिल्कुल इटली ने हिटलर की प्रत्यक्ष रूप से क्या की, मदद की। राइन प्रदेश का सैन्यीकरण, ठीक है, राइन प्रदेश का सैन्यीकरण। अब आप लोग सोचोगे साहब राइन प्रदेश जो है इसके सैन्यीकरण की बात जो है वो कहां से आ गई? तो देखो, एक बात मैं तुमको बताऊं कि 1935 में फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया और रूस ने क्या किया, आपस में सुरक्षा की संधि की। इन्होंने ये कहा था कि चेकोस्लोवाकिया को हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं। रूस और फ्रांस ने ये बात कही। अब हिटलर को ये बात पसंद नहीं थी कि किसी भी राष्ट्र को सुरक्षा की गारंटी जो है वो प्रदान कर दी जाए मेरे रहते हुए। तो उसने क्या किया, पश्चिमी देशों के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग क्या है, संधि को भंग कर रहे हैं, और एक आपसी जो गठबंधन है वो यूरोप के अंदर स्थापित कर रहे हैं, और हम क्या है, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और इन्होंने क्या किया, राइन प्रदेश के ऊपर सैन्यकरण की जो मांग है वो जर्मनी के अंदर तेज हो जाती है, और इसके ऊपर वोटिंग भी होती है 1936 में, जिसमें 88% से ज्यादा जनता जो होती है वो हिटलर की नीतियों का क्या करती है, समर्थन करती है, ठीक है। और उसके बाद जो लोकार्नो संधि हुई थी, क्या हुई थी, लोकार्नो संधि हुई थी। इसको क्या है, ये कहा कि देखो ये सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। और जर्मन सेनाओं ने क्या किया, आक्रमण जो है वो इस क्षेत्र पर कर देती है। जर्मन सेनाएं जो होती हैं वो इस क्षेत्र के अंदर घुस जाती हैं, और बिल्कुल ये कहा कि ये जो कुछ चीजें हैं वो जर्मनी के राष्ट्रीय हितों के क्या हैं, विपरीत हैं। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह थी हिटलर की, वो ये कोई नीतियां नहीं थी, ना कोई संधि थी, ना कुछ और था। उसकी जो मुख्य वजह है वो ये थी कि हिटलर ये चाहता था कि जर्मन साम्राज्यवाद का क्या हो, विकास हो, और दुनिया के अंदर सैन्यकरण रूप से जर्मनी की क्या जमे, धाक जमे। बात समझ में आई? देखो, रोम बर्लिन समझौता, अच्छा मैंने ये शायद पहले बता दिया था, रोम बर्लिन समझौता। अच्छा, रोम बर्लिन समझौता क्या था? तो रोम बर्लिन समझौता एक प्रकार से जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से समझौते हुए थे। कि इसमें जर्मनी ने ये कहा था कि देखो हमारे जो नीतियां हैं, हमारी जो विदेश नीति है उसका समर्थन करें। इटली ने कहा बिल्कुल करेंगे। कुछ समय के बाद जापान भी इसमें क्या करता है, कूद जाता है। जापान कहता है कि तुम हमारी नीतियों का समर्थन करो। अच्छा, आप लोग सोचो कि जापान को कहाँ जरूरत पड़ गई थी नीतियों का समर्थन करवाने के लिए? जापान ने क्या है, इधर चीन के बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा रखा था। आप लोगों को मालूम है ना, जापान ने रूस की भी 2-3 बार कुटाई कर दी थी पकड़ के। चीन पर भी अधिकार करके रखा था। उस समय छोटा था पर ये बहुत बदमाश था, ठीक है। तो हिटलर ने ये कहा कि तुम पूरे एशिया के जो इलाका है उसमें कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और जापान ने कहा कि तुम यूरोप में कुछ भी करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए इनके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और इसी समझौते के आधार पर ये जो बातें हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ मोटी मोटी क्या क्या थी। कि एक दूसरे के मामलों का क्या करेंगे, ये रक्षा करेंगे। मतलब कोई क्रिटिसाइज करेगा कि देखो इटली गलत कर रहा है, तो ये दोनों देश कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहा है, देखो इतना अच्छा तो कर रहा है। जैसे चाइना रूस की नीतियों का सपोर्ट करता है ना,
और रूस चीन की नीतियों को सपोर्ट करता है, बिल्कुल ऐसे ही। साम्यवाद के विरुद्ध यूरोप सभ्यता की सुरक्षा करेंगे, यानी कि रसिया का जो प्रभाव है, मतलब उस समय का जो यूएसएसआर था, उसके प्रभाव को नहीं बढ़ने देंगे। इसके अलावा डैन्यूब नदी के में जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करेंगे। स्पेन के प्रादेशिक और औपनिवेशिक अखंडता को बनाए रखेंगे। 1 नवंबर 1936 को मुसोलिनी ने प्रथम बार संसार को रोम बर्लिन दूरी के बारे में क्या की जानकारी दी। ठीक है, ये 25 अक्टूबर 1936 को इटली और जर्मनी के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या बातें थी। ठीक है, क्योंकि लिखी चीजें तो भूल जाते हैं, लेकिन जो चीजें समझते हैं ना वो तुमको याद रहती हैं। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है बर्लिन और रोम। रोम से मतलब इटली और बर्लिन से मतलब जर्मनी। ठीक है, दोनों की राजधानियों का यहाँ पे क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। बर्लिन टोक्यो दूरी, तो बिल्कुल वही बात है। बर्लिन जर्मनी और जापान के बीच जो समझौता हुआ था एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए। तो 6 नवंबर 1937 को इटली भी इस समझौते में क्या हुआ, शामिल हो गया था बाद में। और इसके बाद ये कम्युनिस्ट विरोधी गुट जो है वही रूस को रोक, यूएसएसआर को रोकने की बात और महाशक्तियां पुनः गुटों में विभाजित होने की तैयारी में लग गई, क्योंकि इन तीनों ने क्या कर लिया था, एक गुट बना लिया था, जापान का गुट, इटली का गुट, ऑस्ट्रेलिया का गुट। ठीक है, तो इस प्रकार से दुनिया जो है वो अलग एक प्रकार से गुटों में विभाजित जो है वो हो रही थी। जैसे होता है ना हर स्तर पे क्या होता है, गुट निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हड़पना, अब देखो वहां पे हड़पने की नीति की तैयारी थी और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है। तो इसके ऊपर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन तुमको मोटा मोटा पुनः बता देता हूं। मुसोलिनी ने इस बात का पहले ही समर्थन कर दिया था कि जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हिटलर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो उस स्थिति में मुसोलिनी हिटलर की मदद करेगा। तो 12 फरवरी 1938 को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मुशनिक जो है वो हिटलर से मिलने आता है। तो हिटलर ये कहता है कि देखो भाई, हमारा जो आदमी है ना, हमारा जो नाजी दल का नेता है ऑर्थर सेइस इनवॉट, इसको क्या करो तुम अपने देश का गृह मंत्री बना दो। तो उसने कहा कि देखो साहब, जो ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था सुशनिक, इसने कहा था कि साहब जनता से पूछना पड़ेगा, तुम भी तो हर चीज के लिए वोटिंग कराते हो ना अपनी जनता से, जनमत संग्रह कराते हो, तो मैं भी कराऊंगा। अब देखो इस बात को हिटलर जानता था कि अगर ये मुद्दा जनता के बीच में जाएगा ना, तो हो सकता है एक बार जनता इसको रिजेक्ट कर दे। हिटलर ने कहा कि नहीं, तुम इसका जनमत संग्रह जो है ना वो नहीं करा सकते। ठीक है, तो इससे क्या है, सुशनिक और हिटलर के बीच में क्या होता है, बातें बिगड़ जाती हैं और सब कुछ सही नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनता जो है वो जर्मन में क्या है, नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है, इसलिए हिटलर चाहता था कि जो जनमत संग्रह है वो कभी हो ही ना। तो इसीलिए सुशनिक ने क्या किया, त्याग पत्र देने की बात कही कि साहब मैं तो ऐसे संधि नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मुझे जीवन भर ये बातें सुननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी को बेच दिया सुशनिक ने। तो इसलिए सुशनिक जो होता है वो क्या करता है, त्याग पत्र दे देता है। तो 13 मार्च 1938 को जर्मन रिक्सटाग ने एक कानून बनाया, ठीक है, वहां की जो नियम बनाने की जो संस्था है, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया को जर्मन संघ में क्या है, मिलाना क्या है, स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद 14 मार्च को हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के अंदर प्रवेश जो है वो कर लिया। देखो ये सब कुछ दबाव में हुआ था, मतलब सैन्य शक्ति की दम पर हुआ था, कुछ भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ था। और हिटलर ने जबरन वहां के शासकों को ये कहा था कि अगर तुमने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, या तुम्हारी जो कार्यपालिका है उसने ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाया, तो हम बर्बाद कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, उसके ऊपर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर देंगे। तो बंदूक की दम पर ऑस्ट्रेलिया का क्या किया गया था, विलय किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नाजीवाद के जो लोग थे उनको क्या है, गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि जो हिटलर है वो हर हाल में जर्मन साम्राज्य का क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। ठीक है, अब देखो चेको स्लोवाकिया को क्या करना, अंग भंग कर देना, यानी कि अंग भंग का मतलब जानते हो ना, टुकड़े टुकड़े कर देना, तहस नहस कर देना। अब इसके कारण क्या क्या थे, देखो चेको स्लोवाकिया लोक सभ्यात्मक राष्ट्र था, मतलब लोकतांत्रिक नीतियों पर चलने वाला राष्ट्र था। हिटलर इसका समर्थक नहीं था लोकतंत्र का। यह राष्ट्रसंघ का कट्टर समर्थक था, हिटलर राष्ट्रसंघ को छोड़ चुका था। फ्रांस और रूस का मित्र था, हिटलर नहीं चाहता था कि मेरे एरिया में उनका कोई मित्र रहे। वर्साई की संधि से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, वर्साई की संधि में चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला था।
शक्तिशाली चेक सेना का अस्तित्व कभी भी संकट का मतलब सामना कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि मेरे आसपास एक ऐसा राष्ट्र खड़ा हो जाए जो युद्ध के समय हमें नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए विभिन्न विभिन्न माध्यमों से जो चेकोस्लोवाकिया है वो क्या था, जर्मनी के लिए मुसीबत ने क्या है खड़ी कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि कैसे भी करके इसको भंग कर दिया जाए और इसके क्षेत्रों पर क्या कर लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। अब आप लोग सोचोगे साहब ऐसे कैसे किया हिटलर ने, तो देखो चेकोस्लोवाकिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पे जर्मन जो लोग थे वो बहुत मात्रा में रहते थे, ठीक है। तो उसने हिटलर ने क्या कहा, अपने लोगों को ये कहा कि देखो ऐसा करो, तुम क्या करो, विद्रोह कर दो अपने देश के अंदर, ठीक है। जो जर्मनी के नेता जिनकी जर्मन की जो विचारधारा के लोग थे उनको कहा कि ऐसा करो, तुम यहाँ पे क्या करो, विद्रोह कर दो। तो उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो चेकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट ने उस विद्रोह को दबाना चाहा। तो हिटलर ने ये कहा कि देखो देखो चेकोस्लोवाकिया के जो लोग हैं वो हमारे जाति के, हमारे नस्ल के, हमारे भाइयों को क्या है मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और चेकोस्लोवाकिया पे क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। अब देखो चेकोस्लोवाकिया के सामने दो विकल्प थे, या तो वो अपने देश के अंदर ऊधम होने दे, विद्रोह होने दे, या उसको दबा दे। अब बाहर से समर्थन मिल रहा था किसका, हिटलर का। और हिटलर ये चाहता था कि बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ऐसी चीजें होती हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या है, ब्रिटेन जो होता है वो बीच बचाव के लिए आता है। ब्रिटेन ये कहता है कि देखो लड़ाई मत करो। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ऐसा करो, बातचीत करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालते हैं। तो इसके लिए सहमति जो होती है वो बन जाती है कि चलो बातचीत के द्वारा हल निकालते हैं। और यहाँ पे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं चैम्बरलेन, इन्होंने बातचीत को क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ाया और ये जो विवाद चल रहा था इस विवाद को टालने का प्रयास किया था। तो देखो हिटलर ने ये कहा कि देखो हमें कुछ नहीं पता, मेरे 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 सीधे से उद्देश्य ये हैं कि चेकोस्लोवाकिया के जो कुछ क्षेत्र है ना उन्हें दे दिया जाए, किसको, जर्मनी को, बात खत्म। ये सब उदम बुदम, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य हैं। तो चैम्बरलेन ने कहा कि ठीक है, हम तुमको ये क्षेत्र जो है वो दिलवा देंगे। और ये प्रस्ताव क्या है जो रखा जाता है चेकोस्लोवाकिया की गवर्नमेंट के सामने। और चेकोस्लोवाकिया से ये कहा जाता है कि देखो ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं मानते हो तो ये हिटलर तुम्हें क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज निकल के सामने आती है। चेकोस्लोवाकिया को रक्षा का वचन दो राष्ट्रों ने दिया था, एक फ्रांस था और एक था रूस, ठीक है। लेकिन रूस ने यह कहा था कि हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब पहले फ्रांस मदद करेगा, ठीक है, पहले फ्रांस मदद करेगा तब हम मदद करेंगे। और देखो ये जो समझौता हुआ था ना, इस समझौते में आपको जानकर अजीब लगेगा कि जब चेकोस्लोवाकिया के जीवन का निर्धारण हो रहा था ना, तो उस समय दो राष्ट्रों को नहीं बुलाया गया था। एक रूस को नहीं बुलाया गया इस मीटिंग में और एक खुद चेकोस्लोवाकिया को नहीं बुलाया गया, ठीक है। आपको हंसी आएगी कि चेकोस्लोवाकिया के ऊपर संधि हो रही थी और इस संधि में चेकोस्लोवाकिया को नहीं बुलाया गया। मतलब कहते हैं ना कि किसी की शादी हो रही हो और उस शादी में उसी लड़की को नहीं पूछा जाए कि तुम्हारी शादी हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है ना, बहुत जगह होता है कि लड़की की शादी करते हैं और उस शादी में लड़की को ही नहीं बुलाया जाए और उसकी अनुमति के बिना ही शादी कर दी जाए, ठीक है। तो बिल्कुल चेकोस्लोवाकिया के जीवन का जब निर्धारण हो रहा था तो उस समय उस संधि के अंदर ना तो चेकोस्लोवाकिया को बुलाया गया था और ना ही रूस को बुलाया गया था। तो आप लोग कहोगे साहब फिर आया कौन कौन था, एक जर्मनी था इस संधि में, ठीक है, एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था। तो ये जो मोटे मोटे राष्ट्र थे ये इस समय संधि में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो मजबूरी में क्या किया, 21 सितंबर के दिन चेक सरकार ने जो इंग्लो फ्रेंच प्रस्ताव हुआ था, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा था कि देखो तुम अपना क्षेत्र जो है वो जर्मनी को दे दो, ये बहुत ही नोटी बॉय है, तुम्हें मारेगा, हिटलर बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो इसीलिए चैम्बरलेन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था इसने दुनिया को बताया कि देखो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हमने इस मामले को क्या है निपटारा कर दिया है। और इस प्रकार जर्मनी जो होता है वो चेकोस्लोवाकिया की आर्थिक और आंतरिक अखंडता को क्या करता है, समाप्त कर देता है और कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, म्यूनिख समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें मुसोलिनी जो इटली का था ये तो हिटलर का मित्र था, चैम्बरलेन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और दियादियो ये जो था वो फ्रांस का विदेश मंत्री था। तो इन लोगों ने 29 सितंबर को म्यूनिख आने पर निमंत्रण जो है वो दिया जाता है
और इसमें चेकोस्लोवाकिया को लेकर निर्धारण जो है वो हो जाता है, इस पर संधि की शर्तें हो जाती हैं और इस प्रकार हिटलर की विदेशी नीति की क्या होती है, ये जीत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीजें जो हिटलर ने मांग रखी थी। तो यहाँ पे म्यूनिख समझौते की शर्तें जो है वो जोड़ी गई हैं कि किन किन क्षेत्रों को जो हिटलर है वो चाहता था, किन किन क्षेत्रों को हिटलर ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जो क्या क्या मांगे थी कि जैसे बंदी जो हैं उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो जर्मनी, ब्रिटेन और जो इटली थे, इन्होंने चेकोस्लोवाकिया में अपने एक एक जो प्रतिनिधि हैं जो भेजे हैं और सुडेटन प्रदेश जो है वो खाली करने की बात की गई थी, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की गारंटी ली गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो बातें थी वो मैंने सारी जोड़ दी हैं, लेकिन आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अभी उनका उल्लेख किया है वो आपको बस याद रखनी है। ठीक है, चलो देखिए मेमल, देखो हिटलर का जो अगला शिकार बना था वो लिथुआनिया बना। ठीक है, 21 मार्च को हिटलर ने उससे मेमल का प्रदेश जो है वो देने की बात जो है वो कही थी, लेकिन उन्होंने क्या है उस मांग को ठुकरा दिया। तो हिटलर ने कहा कि ऐसा करो, हम अपनी सेना भेज रहे हैं और युद्ध के लिए क्या रहो, तुम तैयार रहो। ठीक है, अब देखो हिटलर के ऊपर किसी को विश्वास जो है वो नहीं था, क्योंकि हिटलर लगातार छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर रहा था, उसकी संधियों पर किसी को विश्वास नहीं था। एक देश पर उसकी बातें मान ली जाती तो वो अगले देश पर क्या करता, आक्रमण करने की स्थिति में आ जाता। तो ऐसे करके मेमल के क्षेत्र पर जो हिटलर है वो लगातार नजर जो है वो गड़ाए हुए था। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी राष्ट्र भी क्या है संसित हो गए कि कल ये हम पर क्या ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। ठीक है, तो इसीलिए हिटलर का धीरे धीरे क्या है छोटे छोटे राष्ट्रों में क्या है विरोध जो है वो होना शुरू हो गया और कई राष्ट्र जो थे वो अब हिटलर की ना तो संधियों पर विश्वास कर रहे थे, फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड अब ये भी घबराने लग गए थे कि हिटलर कर क्या रहा है। ठीक है, हर क्षेत्र पर अपना दावा जो होता है वो प्रस्तुत कर देता है। तो कूटनीतिक रूप से हिटलर लगातार इन क्षेत्रों पर क्या कर रहा था, अपनी मांग जो है वो रख रहा था और कई क्षेत्रों पर अपने दावे प्रस्तुत कर रहा था, जैसे फिनलैंड, एस्थोनिया, लेटिविया। तो इन क्षेत्रों पर संधियां जो है वो कर ली गई। रूस के साथ उसने संधि कर ली। वो किसी भी राष्ट्र के साथ संधि करने के लिए तैयार रहता था जिस राष्ट्र के साथ उसे सैनिक सहायता मिल पाती थी या जिस संधि के द्वारा जर्मनी के राष्ट्रीय हित जो होते थे उनको फायदा पहुंचता था। तो वो इस प्रकार की संधि जो है वो कर लिया करता था। ठीक है, तो जबरदस्ती अपनी सेना के माध्यम से 23 मार्च को मेमल के क्षेत्र में हिटलर की सेना जो होती है वो प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे करके जर्मनी ने बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो हिटलर लगातार जो वो आगे बढ़ता जा रहा था और इससे यूरोप के अंदर एक बहका माहौल व्याप्त हो गया। जर्मनी नहीं रुक रहा था किसी भी राष्ट्र पर, तो इसलिए यूरोप के अंदर गुटबंदी जो है वो पैदा होने लग गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे राष्ट्र को पता चल गया कि अब मिलके ही हिटलर को रोकना पड़ेगा, वरना ऐसे काम चलने वाला जो है वो नहीं है। ठीक है, तो देखो पोलैंड पर आक्रमण। अब देखो पोलैंड के साथ ही 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि जो है वो जर्मनी ने की थी। पहले पोलैंड को भरोसा दिया था कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन जब हिटलर के उद्देश्य पूरे हो गए तो उसने क्या किया, इन क्षेत्रों पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो पोलैंड की तरफ से होती है। पोलैंड के जो समाचार पत्र थे उनमें बहुत सारी बातें जो है वो हिटलर के बारे में फैलाई गई कि हिटलर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बिल्कुल हिटलर को ये सब पसंद नहीं था और उसे अपने क्षेत्र जो है वो चाहिए थे जो कि वर्साई की संधि के द्वारा अधिकृत जो है वो किए गए थे। तो इसलिए हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को क्या किया, जर्मनी की सेनाओं को आदेश दिया कि जाओ पोलैंड पर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। अच्छा, आप लोग सोचोगे साहब इससे पहले रूस के साथ एक समझौता किया गया था ना जर्मनी के द्वारा, तो इसका उत्तर है हाँ। जर्मनी ने कहा था कि रूस को यह कहा था कि हम ऐसा करेंगे, दोनों पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, पूर्वी पोलैंड को तुम ले लेना, बाकी के पोलैंड को हम ले लेंगे। तो रूस ने कहा ठीक है, तुम आक्रमण करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार की संधि जो है वो आर्थिक लाभों पर आधारित जो है वो थी।
अब देखो जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस ने चेतावनी दी कि अब अगर ब्रिटेन की सेनाएं आगे पहुंचती है ना तो उसके गंभीर परिणाम जो है ना वो भुगतने पड़ेंगे जर्मनी को। तो जर्मनी ने कहा था चलो कितने दिनों से देख रहे हैं तुमको, ठीक है, ऐसे ही कहते रहते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता है कुछ। तो बिल्कुल ऐसे होता है। तो 3 सितंबर के दिन 29:39 को प्रातः 9 बजे चेतावनी का उत्तर न आने पर बर्लिन स्थित राजदूत ने जर्मनी को सूचित किया कि 11 बजे तक उत्तर नहीं दिया गया है तो दोनों देशों में युद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा। जर्मनी ने कोई उत्तर जो है वो नहीं दिया। तो इसके बाद 11:15 पर चैम्बरलाइन जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसके कुछ समय के बाद ही फ्रांस इस युद्ध में कूद पड़ा और उसके कुछ देर के बाद भी रूस इस युद्ध में कूद पड़ा और ऐसे करके एक माहौल बन जाता है और पूरी दुनिया धड़ाधड़ करके इस विश्व युद्ध में कूद जाती है। फिर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया, फिर जापान इस युद्ध में शामिल हो गया, फिर इटली इस युद्ध में शामिल हो गया, फिर रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया और धड़ाधड़ इस आहुति में विभिन्न देश जो है वो कूदने लग गए थे। अब देखो 1900 आप लोगों को मालूम है ना कि प्रथम विश्व युद्ध में स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में स्थिति जो है वो कुछ अलग थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मामला अलग था। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और अमेरिका दोनों महाशक्तियां एक ओर से युद्ध लड़ रही थी, यानी कि मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ रही थी। इसीलिए इस युद्ध में जर्मनी की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। अगर रूस इधर खड़ा रहता या फिर अमेरिका इसकी तरफ खड़ा रहता तो स्थिति कुछ अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बताते हैं कि फिर जर्मनी के ऊपर आक्रमण होता है विभिन्न मित्र राष्ट्रों का और इसी आक्रमण में हिटलर ने हार के डर से खुद को एक बंकर में मार लिया था, या हिटलर कहीं भाग गया था, या हिटलर ने गुमनाम की जिंदगी बिताई। उसके बाद क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन दुनिया को इतना जरूर मालूम है कि जब तक हिटलर रहा तब तक उसने नाजीवाद को जर्मनी में फैलाया, जर्मनी को ताकत बनाने का प्रयास किया, जर्मनी के अंदर सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, दुनिया को तनाव दिया, विभिन्न देशों पर आक्रमण थोपे, शांतिवाद का विरोधी था। ये बहुत सारी बातें जो है वो हिटलर की बारे में कही जाती हैं, लेकिन हिटलर को आज पूरी दुनिया जानती है। चैम्बरलेन को शायद कोई नहीं जानता होगा उस समय, ठीक है। जो उस समय के बाकी के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं दुनिया के, उस समय फ्रांस का राष्ट्रपति कौन था कोई नहीं जानता, जर्मनी का ब्रिटेन का कौन था, ऑस्ट्रेलिया का कौन था, स्पेन का कौन था, कोई नहीं जानता, लेकिन उस समय के हिटलर को पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो कोई भी हो, लेकिन जो भी हो, जर्मनी के अंदर हिटलर का प्रभाव रहा। हिटलर 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 नाजीवाद का जन्मदाता। ऐसे करके हिटलर की विदेश नीति का एंड हो जाता है, नाजीवाद का पतन हो जाता है, जर्मनी की हार हो जाती है और जर्मनी दोबारा से एक पंगु राष्ट्र जो होता है वो बन जाता है। वर्तमान में जर्मनी की स्थिति बहुत बेहतर है। तो ये था इस लेक्चर का एंड। मिलते हैं जल्द नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द उसका उत्तर जो है वो आपको दूंगा। थैंक यू।